नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी पाकिस्तान के अफगानिस्तान के ऊपर किए गए हमले की। इसके अलावा बात होगी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान द्वारा सीरिया में कुर्द लड़ाकों को दी गई धमकी की। साथ ही रहेगी तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हवाई हमला, पक्तिका के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। तालिबान का दावा 46 की मौत, मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल, कहा देंगे जवाब। सीरिया में अंतरिम सरकार के गठन के साथ क्षेत्रीय टकराव ने फिर बढ़ाई संघर्ष की आशंका। तुर्की के राष्ट्रपति की कुर्द लड़ाकों के आत्मसमर्पण की चेतावनी। कुर्द लड़ाकों ने भी शुरू की जवाबी कार्रवाई। क्रिसमस के दिन भी जारी रहा रूस का यूक्रेन पर हमला। बिजली संयंत्रों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमला। जेलेंस्की ने हमले को बताया अमानवीय, कहा सर्दियों को हथियार बना रहे हैं पुतिन। कजाकिस्तान में आपातकाल लैंडिंग के दौरान हुआ बड़ा विमान हादसा। बाकू से रूस जा रहे विमान में 5 चालक दल सदस्य समेत कुल 62 यात्री थे सवार। 2 दर्जन से अधिक लोगों को जिंदा बचाया गया। और आइए अब शुरुआत करते हैं। अफगानिस्तान के पूर्वी पक्तिका प्रांत में मंगलवार को पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई बमबारी में कम से कम 46 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। अफगान तालिबान ने अपने पड़ोसी मुल्क के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। तालिबान ने पाकिस्तान के राजनयिक को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। आतंक की जिस पौध को सींच कर बड़ा किया था, अब उसकी नई खेप न सिर्फ दंश देने बल्कि पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर दावा ठोकने लगी है। बौखलाए पाकिस्तान ने आतंक की इस फैक्ट्री टीटीपी की कमर तोड़ने के लिए मंगलवार को पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पक्तिका प्रांत के पहाड़ी इलाकों में हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने 20 आतंकियों को ढेर करने का दावा किया है। पाकिस्तान ने इसे हाल ही में टीटीपी के हमलों में मारे गए 16 सैनिकों का बदला बताया है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि विमान अफगानिस्तान के भीतर कितनी दूर तक गए और हमले किस तरह के थे। तालिबान प्रशासन ने इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता और अखंडता पर हमला बताया है। तालिबान की तरफ से मरने वालों की संख्या 46 बताई गई है, जिसमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तरह की मनमानी कार्रवाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और इस कायरतापूर्ण कार्रवाई का जवाब जरूर दिया जाएगा। तालिबान का कहना है कि हमले में मारे गए लोग स्थानीय निवासी थे जो वजीरिस्तान से भागकर यहां शरण ले रखी थी। वजीरिस्तानी शरणार्थी वे लोग हैं जो पाकिस्तान के कबायली इलाके में चलाए जा रहे सैन्य अभियानों के चलते यहां चले आए हैं। इलाके में कई शरणार्थी शिविर भी मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि कई टीटीपी कमांडर और लड़ाके अफगानिस्तान भाग गए हैं। यहां तालिबान उनकी मदद कर रहा है और पाकिस्तान में हमले करा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान से इनके खिलाफ कई बार कार्रवाई करने की मांग की गई, लेकिन कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए। हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान के अधिकारियों से बात करने गया था। प्रतिनिधिमंडल की काबुल यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच राजनयिक वार्ता को फिर से शुरू करना था। बता दें कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों के कारण दोनों देशों के बीच गंभीर तनाव है। हालांकि दोनों पक्ष हाल ही में राजनयिक वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस कदम से दोनों देशों के बीच टकराव किसी बड़े संघर्ष का रूप लेता दिखाई दे रहा है।
तो साफ तौर पर पाकिस्तान ने जो करतूत की है उसके बाद से अब दोनों देशों के बीच टकराव की जो स्थिति है वो और ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है। और आइए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं इन्फेंट्री। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि एक तरफ तो पाकिस्तान ने हमला किया, दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है। क्या नई जंग होने वाली है? गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा कि बहुत समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जिस तरह से झड़पें चल रही हैं, और पाकिस्तान का ये कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो हमला कर रहा है पाकिस्तान के सैनिकों के ऊपर और उनके स्कूलों के ऊपर, और जैसे मलाला के ऊपर भी उन्होंने हमला किया, तो इनका ये मानना है कि जो तालिबान का ही एक गुट है ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो हमेशा छुपता है अफगानिस्तान के अंदर और हमला करता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के जो चीफ है उन्होंने कहा कि हम इस तरह के जो हमले होते हैं इनका बिल्कुल आतंक का खात्मा कर देंगे। लेकिन इस प्रकार का पहले भी मार्च में भी मुझे लगता है पाकिस्तान ने जिस प्रकार से अफगानिस्तान के ऊपर इसी तरह हवाई हमला किया, अब देखते हैं कि 24 तारीख को भी जिस प्रकार से इन्होंने हवाई हमला ड्रोन के साथ हमला किया, 46 लोगों को मारा है। जैसे उनका तालिबान का कहना है कि ये सारे के सारे वजीरिस्तान के रिफ्यूजी थे जो वहां पे आए थे, और अधिकतर जो मारे गए वो बच्चे हैं, औरतें हैं, और जो आतंकवादी नहीं है, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, तालिबान उनको आतंकी नहीं मानता है। पाकिस्तान जो है वो उनको आतंकी संगठन मानता है, और उनको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कोई तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रहा है। पहले तो दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 2021 के बाद जिस प्रकार से लगातार मेरे को लगता है, और 2022 के बाद तो बहुत ही ज्यादा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम पाकिस्तान बार बार लगाता है कि हमले जो कर रहा है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और दोनों की सोच जो है तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो सोच है वो एक है। और तकरीबन ये जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, ये जो अफगानिस्तान के साथ सटा हुआ इलाका है, क्योंकि जो पख्तून हैं जैसे आप जानते हो ये तकरीबन 50% पाकिस्तान में रहते हैं और 50% अफगानिस्तान में रहते हैं, और इनका 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और अंग्रेजों ने दुरान लाइन बना करके पख्तूनों को 2 भागों में बांट दिया। तो यहाँ जो पाकिस्तान में जो पख्तून है उनको लगता है, इन पश्तूनों को, कि पाकिस्तान में जो पंजाबी आबादी है उनके द्वारा उनके साथ बदसलूकी होती है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, और उसको लेकर के वो मानते नहीं है, और दुरान लाइन को बिल्कुल भी नहीं मानते। जब वो 1893 में दुरान लाइन बना, लेकिन अफगानिस्तान के जो शुरू से मुझे लगता है 1949 से लगातार अफगानिस्तान दुरान लाइन को मान्यता नहीं देता है। और यही कारण है कि दोनों देशों के बीच में पश्तून इधर भी जाते हैं, इधर उधर से इधर भी आते हैं, और लड़ाई जो है लगातार चल रही है, जिसमें पाकिस्तान के दुर्व्यवहार, पाकिस्तान जिस प्रकार से लाखों रेफ्यूजीज जो है अफगानी रेफ्यूजीज, उन्होंने पश्तूनी अधिकतर उनको वापस अफगानिस्तान भेज दिया, उसको लेकर के भी दोनों देशों के बीच में मनमुटाव है। तो पाकिस्तान का जो रवैया है बहुत खराब, हमेशा ऐसे ही करते हैं। अपने उन्होंने प्रतिनिधियों भेजा सादिक को उधर बातचीत करने के लिए, हकानी के साथ उन्होंने बातचीत की, उनके जो अंकल थे जिनको मारा गया उसके बारे में उन्होंने शोक प्रकट किया, तो पीछे क्या कहते हैं। ऐसे में सर, अगर मौजूदा स्थिति की जब हम बात करें तो ऐसे में दोनों देशों में कौन इस वक्त आज के मौजूदा हालात में ताकतवर नजर आ रहा है? किसके पास क्या कुछ है जिससे हम कह सकते हैं कि जो ये रणनीतियां आगे की बनती हुई नजर आ रही है और जो युद्ध की ओर जाते हुए ये दोनों देश नजर आ रहे हैं, वहां पर कौन जीत सकता है और किस तरह से इसका जो संदेश है वो वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा? गौरव, ये ऐसी जगह है जहां अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि वो जीत जाएगा, जीत नहीं सकता है। ये बहुत साफ है कि वो जीत नहीं सकता है, चाहे पाकिस्तान के पास सब कुछ है, इतना ज्यादा है कि वो अफगानियों के पास, बेचारों के पास सिवाय पर्सनल वेपन्स के पास है ही क्या, उनके पास कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी अमेरिका छोड़ करके गया है उसमें से भी पाकिस्तान ने 1 साल के अंदर काफी कुछ ले लिया होगा और कुछ कम ही छोड़ा होगा। लेकिन अगर पर्सनल वेपन भी हम कहते हैं इनके पास है, तालिबान के पास या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास, और अगर पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट है, हथियार है, आर्टिलरी है, दुनिया भर का न्यूक्लियर है, सब कुछ है, पर जीत नहीं सकते वो, क्योंकि जो तकरीबन 400 लाख पश्तून है उनमें 50% होने के कारण पश्तून में भी 60 एक ट्राइब्स है, क्लैंस है अलग अलग, और वो सब मुसलमान हैं, सब सुन्नी है, इसमें भी कोई शक नहीं।
उनका ये मानना है कि हम तो मुसलमान पैदाइशी हैं, लेकिन हमारी जो ट्राइबल एफिनिटी है, हम जो पश्तून है, वो पश्तून जो सोच है, वो पाकिस्तान जितना भी जोर लगा दे मार नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जीत दे सकता। रशिया हार करके चला गया, अमेरिका हार करके चला गया, क्या पाकिस्तान को लगता है वो जीत सकता है? जीत नहीं सकता है। जब तक वो पश्तूनों को अपने साथ लेकर ना चले, पाकिस्तान हर हमेशा हार ही खाएगा पश्तूनों के बरखिलाफ। तो ऐसे में कौन कौन से देश हैं जो साथ में आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसका जो नतीजा होगा वो कहीं ना कहीं वैश्विक का जो प्रभाव है इसका वो भी नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसमें जो तमाम हम इसमें जो बायलैटरल्स देख रहे हैं, जो तमाम जो नीतिगत फैसले देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस जंग को और ज्यादा प्रभावित करने में नजर आएंगे। गौरव, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि वहां पे चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ उसकी संबंध है। पाकिस्तान बार बार बोलता है हिमालय से ऊंचा, शहद से भी मीठा, समुद्र से भी गहरा हमारा रिश्ता है, लेकिन चीन का धीरे धीरे प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ रहा है। वहां पर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर चीन का भरोसा कम हो गया है, और जो मिनरल्स हैं, जो भी वहां पे खाद्य है, वो निकालने की कोशिश कर रहा है चीन वहां से। ऐसे ही इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वहां पे जीत सकता है, और हम सब पूरा देश, पूरा मुझे लगता है सारे धीरे धीरे करके तालिबान जो है अपने आप को मजबूत कर रहा है। जबकि तालिबान जिस प्रकार से शरीयत के ऊपर लगा करके औरतों के बरखिलाफ जिस प्रकार से पाबंदियां लगा करके और औरतों के ऊपर बहुत ही सख्ताई कर रहे हैं, पूरा विश्व ह्यूमन राइट्स को लेकर के तालिबान के ऊपर जोर डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे इस पे वो डिस्टेबलाइज कर सकता है। और आज का खासकर अब जबकि हम देखते हैं कि किस प्रकार से इजराइल के साथ हमास है, हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई है, इधर हुदियों के साथ है, इधर तरह तरह के आतंकी संगठन बट रहे हैं, चाहे आईएसआईएस का दबाव ना हो, अलकायदा का प्रभाव है, पाकिस्तान में भी आतंक का जबरदस्त नुकसान पाकिस्तान को भी हो रहा है, चीन का जबरदस्त निवेश है पाकिस्तान के अंदर, चीन ने निवेश किया है अफगानिस्तान के अंदर। ऐसे हालत में मुझे लगता है सब कोई बैकफुट के ऊपर है, सिवाय तालिबान ही है जो अपना उल्लू सीधा करने में लगा है, और अब सत्ता में बैठा हुआ है और यकीन कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से उसके साथ बदसलूकी ना हो। और मुझे लगता है जीत आखिर तालिबान को थोड़ा सा, मेरा ऐसे मानना है कि तालिबान को अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा अगर उसको अफगानिस्तान को चलाना है। ये जो सोच है औरतों के बरखिलाफ और शरिया को लेकर के चलना, मुझे लगता है आज के जमाने में 21वीं शताब्दी में आप 19वीं शताब्दी की सोच के साथ नहीं चल सकते। शायद तालिबान को इस बात का सर, जो नए आईएसआई के जो चीफ हैं, क्या सीधे तौर पर उसका कनेक्शन इस घटना से भी देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आईएसआई जो है, हक्कानी नेटवर्क जो आईएसआई का था, हक्कानी नेटवर्क वो तो वही है, और उसी के कारण जो भी कार्रवाई हो रही है, पाकिस्तान को तो लग रहा था कि हक्कानी नेटवर्क है तो अफगानिस्तान जो है उसका एक एक्सटेंशन बन जाएगा और इसी के नीचे एक काम करेगा, तो वो तो हुआ नहीं। और आप हक्कानी नेटवर्क में भी दरार है, हक्कानी नेटवर्क कुछ नहीं कर पा रहा है। और लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो है, चाहे वो आईएसआईएस हो, उससे ज्यादा प्रभाव नहीं है। पश्तून जो है वो एक अलग उनकी एक पहचान है, और पश्तून किसी को अपने नजदीक नहीं आने देते। उनको अपने जो 60 एक ट्राइब्स है उनके ऊपर ही अपना, उनको लगता है पश्तून जो 400 लाख पश्तून है वो एक है, मुसलमान जरूर है, उनको आईएसआई से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। उनको अपने आप तालिबान यानी कि सुन्नी, और वो भी तालिबान और वो भी पश्तून, उनको पश्तूनिस्तान निश्चित तौर पर ये जो तमाम फैक्टर्स हैं ये अब की बार बहुत अहम अपना रोल भी प्ले कर रहे हैं। और साफ तौर पर जिन बातों को, जिन बिंदुओं को आपने यहाँ पर रखा है दर्शकों के सामने, वो भी कई महत्वपूर्ण है, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों देश जो आपसी टकराव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो उसका नतीजा आने वाले समय में कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिलेगा। संजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दूसरी खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे, जो कि सीरिया को लेकर है, और वहां पर क्या कुछ चल रहा है और इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल, निराला एमडीएच मसाला।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। प्रिंसिपल सर को बताना होगा, पर कोई नहीं बता रहा है। मैं क्यों हीरो बनूं? मम्मी ने बोला था फालतू के लफड़े में क्यों ही पढ़ना। और रीमा तो इतनी ब्रेव है, फिर भी कुछ नहीं बोल रही। सैम भी तो बता सकता था ना। छोड़ो, मैं बोलूंगी। कम इन सर। यस कम इन, टेल मी। सर, नीचे ना रोज फाइट्स होती है। यू हैव टू डू समथिंग प्लीज सर। क्या स्कूल में फाइट? जी सर। दिखाओ मुझे। छोटी स्वीटी ने तो वीरता से खुद के डर को हराया। आइए इस वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2024 को ऐसे अनगिनत बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं। इस दिन प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों से संवाद करेंगे, देश भर के बच्चों को संबोधित करेंगे और सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद अंतरिम सरकार का गठन जरूर हो गया, लेकिन नई जंग से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल तुर्की के अधिक हस्तक्षेप ने इस आशंका को बल दे दिया है। राष्ट्रपति एर्दोआन ने कुर्द लड़ाकों को खुले तौर पर धमकी देते हुए अगर पीछे नहीं हटते तो उन पर हमले किए जाएंगे, ये कहा है, और अंजाम भी भयावह हो सकता है। सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद अंतरिम सरकार ने कामकाज जरूर संभाल लिया है, लेकिन क्षेत्रीय शक्तियों के हितों का टकराव नए युद्ध की आशंका को काफी बढ़ा दिया है। इजराइल सीरिया के गोलान हाइट्स पर पहले ही कब्जा कर चुका है, तो वहीं पड़ोसी तुर्की का ध्यान उत्तरीय सीरिया पर टिका हुआ है। ये इलाका कुर्द समुदाय के कब्जे में है, जिसे तुर्की अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कुर्द लड़ाकों को खुली धमकी देते हुए कहा है कि हथियार डालने वरना मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। दरअसल सीरिया के पूर्वोत्तर में कुर्दों की अपनी स्वायत्त सरकार है, जिसे AANES कहा जाता है। कुर्दों से जुड़े संगठन PKK, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, मिलिशिया ग्रुप YPG और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स हैं। ये संगठन सीरिया और तुर्की के कुछ इलाकों को मिलाकर अलग कुर्द देश की स्थापना करना चाहते हैं। इन इलाकों में कोबानी, कामिशली और रक्का जैसे शहर है। तुर्की PKK को आतंकी संगठन मानता है और ये यहाँ प्रतिबंधित है। असद सरकार के पतन के बाद उत्तरीय सीरिया के मनबीज और ताल रिफात इलाके को CNA ने कुर्दिश पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट से अपने कब्जे में ले लिया था। तुर्की सीरिया से लगी अपनी सीमा पर 30 किलोमीटर का बफर जोन बनाना चाहता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि PKK को 6 से उखाड़ कर फेंकने के बाद ही दम लेंगे। एर्दोआन के इस ऐलान के बाद कुर्द बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीरिया में कुर्द और SDF की रणनीतिक भूमिका रही है। SDF अमेरिका का प्राथमिक सहयोगी और इस्लामिक स्टेट को क्षेत्र से खदेड़ने में बड़ा योगदान दिया है। बदले परिदृश्य में SDF तुर्की SNA STS के निशाने पर है, यानी आतंकवाद विरोधी मिशन से समझौता किया जा रहा है। IS के 40,000 से अधिक आतंकी SDF की जेलों में कैद हैं। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि तुर्की द्वारा मौके का जो फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, कहीं उसका लाभ IS न ले ले। जबकि तुर्की लगातार कुर्द नेतृत्व वाले समूहों से हथियार डालने और संगठन को भंग करने की अपील कर रहा है। वहीं डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने पिछले दिनों आश्वासन दिया था कि अगर उत्तर सीरिया में पूर्ण युद्ध विराम हो जाता है तो SDF का समर्थन करने वाले गैर सीरियाई कुर्द लड़ाके इस क्षेत्र को छोड़ देंगे। तो साफ तौर पर एक और जंग की आहट नजर आ रही है और आने वाले समय में इससे क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, ये इसी पर चर्चा करते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से अभी हम मौजूदा स्थिति को देख रहे हैं, ऐसे में आने वाला कल कैसा होने वाला है? क्योंकि साफ तौर पर कुर्द लड़ाकों को लेकर एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है और उनको जिस तरह से ये बात कही गई है, उससे आने वाले समय में या मौजूदा समय में हम कहें तो उससे कितनी बड़ा जो प्रभाव है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा? गौरव, मुझे लगता है कि ये सिविल वॉर की तरफ ही बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि शुरू में तो सबने मिलकर के असाद को हटा दिया, असाद हट गए,
लेकिन जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है जिसको यूएस का बैकिंग है और सीरियन नेशनल आर्मी है जिसको तुर्क का बैकिंग था, इन्होंने सबने मिलकर के असाद को तो हटा दिया, चलो हट गए। अब उनको लगता है, तुर्कियों को ये लगता है कि ये जो एसडीएफ है जिसपे आप जैसे बता रहे थे कि केपीपी है, वाईपीएस है, ये आतंकी संगठन है और ये कुर्द के साथ मिले हुए हैं। ऐसे में अब मुश्किल ये हो रही है, एसडीएफ का बोलबाला है क्योंकि एसडीएफ ने एचटीएस के साथ, यानी जुलानी की जो आतंकी संगठन ही कह सकते थे, पर अब तो अमेरिका ने भी उनको आतंकी संगठन नहीं कहा है। अमेरिका के सपोर्ट से उन्होंने सीरिया में कब्जा कर रखा है। तो ऐसे इसमें एचटीएस का मानना है कि वो कुर्द को साथ में लेकर के चलेंगे, लेकिन कुर्द जो है उनका 4 देशों में प्रभाव है, जिसके 1,60,000 लोग तो सीरिया में है, लेकिन ईरान में भी है, तुर्की में भी है और सीरिया में, इसमें ईरान, इराक, सीरिया, इसमें ये सारे कुर्द रहते हैं। तो ऐसे हालात में तुर्क को लगता है कहीं ऐसे ना हो जाए कि कुर्द जो है, जिस प्रकार से उनको इराक के अंदर एक तरीके से ऑटोनमस एक बॉडी मिल रही थी, एक ऑर्गेनाइजेशन था, और ब्रिटेन ने जब छोड़ा तो उस वक्त ब्रिटेन ने उनको कहा कि हम आपको एक स्वतंत्रता भी देंगे। स्वतंत्रता तो मिली नहीं, लेकिन ये जो कुर्द की जो भावना है, तो जो उनका एक तरीके से दबदबा है, तकरीबन 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें ये पूरा का पूरा अपना एक राज और देश चाहते हैं। लेकिन एचटीएस का ये कहना है, ऐसे में संजय सर, इनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो क्या है? क्योंकि साफ तौर पर एक सपोर्टिव सिस्टम इसके पीछे काम कर रहा है, जिससे हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि इस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं। तो ऐसे में इंटरनेशनल इंपैक्ट क्या नजर आ रहा है और आने वाले समय में इससे आपसी जो देश हैं उसके आसपास के, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गौरव, बहुत ही पेचीदा सवाल है क्योंकि अमेरिका ने इनको सपोर्ट दिया। अमेरिका के एसडीएफ के सपोर्ट से एचटीएस ने, जो जुलानी जिसके ऊपर $1 बिलियन लगाए थे, उन्होंने असाद को हटा दिया और ये सारा कुछ अमेरिका के द्वारा हुआ। लेकिन अब जो ट्रंप है उनका ये मानना है कि सीरिया में तुर्की ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और वो एर्दोगान के साथ खड़े हैं, और असाद जो था उनको जो हटाया गया वो एक बिल्कुल ही खराब आदमी था, चलो मान गए। और अब जब नए राष्ट्रपति आने वाले हैं अमेरिका के अंदर, ट्रंप साहब, उनका यह मानना है, उनके पहले ट्रंप के पहले टेन्योर में भी वो एर्दोगान के साथ खड़े थे और अब दूसरे टेन्योर में भी वो उनकी सिफारिश कर रहे हैं कि उनका सीरिया के अंदर बहुत बड़ा रोल होगा। सीरिया में जो संगठन आया है एचटीएस और एसडीएफ, उनका यह मानना है कि नहीं, ये जो केपीपी है और वाईपीएस है, ये एक आतंकी संगठन नहीं है, ये एक एसडीएफ का बहुत बड़ा भाग है और उनका बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरीके से मुझे लगता है तुर्क और सीरिया और अमेरिका अभी आज की तारीख पे, जब तक ट्रंप दूसरे प्रेसिडेंसी में नहीं आते हैं, तब तक मुझे लगता है अमेरिका को लगता है कि आईएसआईएस जो है वो कहीं ना कहीं हावी हो रहा है, और उस आईएसआईएस के हावी होने के कारण, लेकिन जो गुलेर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर है टर्की के, वो कह रहे हैं ये तो आप ऐसे हवा में बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सर, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस हम कह सकते हैं जो सपोर्टिव सिस्टम की तरह यहां पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और यही कुछ है जो कहीं ना कहीं जो ये कुर्द लड़ाके हैं उनको सपोर्ट भी कर रहा है। आने वाले समय में इसमें क्या कुछ होगा, इस पर भी हमारी पैनी नजर होगी। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए, दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और चलिए अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। कजाकिस्तान के अक्ताऊ में बुधवार को अजरबैजान एयरलाइंस का यात्री विमान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 30 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। यह विमान रूस के चेचन्या में बाकू से ग्रिजानी जा रहा था, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे अक्ताऊ में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। लैंडिंग के दौरान विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान में 67 यात्री और 5 क्रू मेंबर सवार थे। हैती में एक सार्वजनिक अस्पताल को फिर से खोलने की घोषणा की ब्रीफिंग के दौरान हथियारबंद लोगों ने पत्रकारों, पुलिस और चिकित्सा कर्मचारियों पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 पत्रकार और 1 पुलिस अधिकारी शामिल है। युद्ध विराम के तमाम प्रयासों के बीच इजरायल की गाजा में कार्रवाई लगातार जारी है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने गाजा शहर में हमास लड़ाकों पर हमला किया है, जिसमें 8 फिलिस्तीनियों को मार गिराया है और पट्टी में 2 सुरंगों को भी नष्ट कर दिया है। वहीं बीते 24 घंटों में इजरायली सेना ने गाजा में 23 फिलिस्तीनियों को मार गिराने का दावा किया है।
रूस ने क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसमें 70 से अधिक मिसाइल और 100 से अधिक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इन हमलों में 6 लोग घायल हुए और 1 व्यक्ति की मौत हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस हमले को अमानवीय करार दिया और आरोप लगाया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जानबूझकर क्रिसमस के दिन को चुना ताकि यूक्रेन में तबाही मचाई जा सके। वहीं रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाते हुए खार्किव और कीव समेत कई इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया। मोजाम्बिक के सुप्रीम कोर्ट द्वारा सत्तारूढ़ फ्रीलिमो पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डैनियल चैपो को 9 अक्टूबर को हुए विवादित चुनावों का विजेता घोषित किए जाने पर वहां हिंसा भड़क गई, जिसमें पुलिस के 2 अधिकारियों सहित कम से कम 21 लोग मारे गए। मोजाम्बिक के गृह मंत्री पास्कोल रोंडा ने बताया कि अदालत की घोषणा के बाद हिंसा और लूटपाट शुरू हो गई।